मेरी छोटी बुद्धि कहती है अमिताभ भाई, अब मुद्दा बदल गया, अब मुद्दा बदल गया, किसी को अच्छा लगे न लगे, हैं? आप सबने इतनी अति कर दी कि अब मुद्दा हो गया यही, पीएफआई वर्सेज बजरंगबली, बजरंग दल, कुछ भी बोल लो। अमिताभ जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को कुछ दिन चुनाव लड़ना छोड़ के पहले ये पता करना चाहिए कि उसकी गाड़ी को पंचर करने वाले अपने लोग कहां से आते, कौन है? नहीं, जिनके हाथ में सूजा है चलती गाड़ी के दे देते हैं, वो गाड़ी पंचर हो जाती है। फिर बाद में कहते हैं प्रियंका जी ऐसा कह रही है, राहुल जी ऐसा कह रहे, सोनिया जी है, और उनके कहने से क्या होगा? जब भैंस पानी में चली गई तो बाहर टार्च लेके ढूंढ रहे हो। नहीं, ये वैसा ही नहीं आपको लगता कि थाने की पुलिस ये कहे कि मैं आपके यहां इनकम टैक्स का छापा मारूंगा? अरे भाई, आप थाने की पुलिस हो, आप इनकम टैक्स का कैसे छापा मार लोगे? जब आप लगा ही नहीं सकते थे बैन, तो आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया कांग्रेसी मित्रों से पूछने कि वो कौन कारीगर था जो उसमें चुपचाप टाइप कर गया? वही तो सवाल उठ रहा है अमिताभ जी कि किसने लिखा है, कैसे पास हुआ है? जहां तक मुझे संज्ञान है और बहुत सारे कैंपेन्स जो मैंने दोनों पार्टीज के लिए भी हैंडल करे, एक मैनिफेस्टो कमेटी होती है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब अगर कभी भी अगर डिस्कस होगी इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये तो टॉप 5 में आएगी ये बात। तो क्या ये कभी मैनिफेस्टो कमेटी में डिस्कस नहीं हुई? और अगर ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, तो जैसा आपने कहा, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन को क्या फायर किया गया है? कौन है कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, कौन है जिससे इतनी बड़ी चूक हो सकती है? तो कांग्रेस पार्टी क्या है, देखिए, ये चुनाव उनको एक एडवांटेज तो था शुरू से, क्योंकि कभी भी कोई सीएम यहां पे पिछले 40 साल में रिपीट नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि जीता हुआ मैच भी वो हार जाती है। अब उन्होंने एक स्पिन बॉल आया तो उन्होंने हवा में उछाल दिया। तिवारी जी, ठीक है भाई, बीजेपी वाले बस में, इनकी ही बस में लोग सूजा लेके बैठे रहते हैं, कहते अभी आ रहे बीडीपी के, और नीचे जाके टायर में दे देते हैं, 10 कदम जाके बस बंद हो जाती है। और तो इसमें ढूंढना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल ही, हाँ, और इसमें बिल्कुल, मतलब इसमें भीतरघात जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत रैम्पेंट है। इसमें भीतरघात को बिल्कुल ही मना नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो भाजपा या तो किसी वही और कह रहा हूं भैया, काम के लिए करते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भाजपा के शार्प शूटर तो नहीं है ये लोग क्या? उधर से मोतीचूर का लड्डू आ रहा हो, बोले चलने दो, बोले हम निपटा देंगे, चिंता नहीं करो आप। खैर, संजय राणा जी, हम लोग सारा फोकस इस बात पर लगाए कि कांग्रेस सरकार बनाएगी या भाजपा सरकार बचाएगी, लेकिन मुझे लगता है इस ऑप्शन पर भी उतना ही महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। अमिताभ जी ने उस पर जरूर अध्ययन किया होगा कि अगर दोनों में से कोई मेजॉरिटी में नहीं आया तो राज्य के सबसे बुजुर्ग नेता देवी गौड़ा जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रह गए और जो सपरिवार राजनीति करते हैं, मेरे ख्याल से कर्नाटक में किसी एक फैमिली के इतने नेता नहीं जितने उनके घर बार के हैं, वो कहां जाएंगे? हो सकता है फिर गेंद उन्हीं के पाले में चली जाए। जी अमिताभ जी, मैं 2-3 चीजें यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखिए सर, हम बात जब चर्चा कर रहे हैं कि पीएफआई और बजरंग दल, देखिए पीएफआई की जो राजनीतिक संगठन है वो एसडीपीआई है, और आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले चले जाइए, अब तो विद्वान लोग हैं सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, वो तकरीबन 100 सीट पे लड़ने वाले थे, अभी 16 पे आ गए। तो जो आप बोल रहे हो कि पीएफआई बजरंग दल पे बैन कहां से आया, ये एसडीपीआई की तरफ से आया, क्योंकि इंटरनल पैट हुआ है 79 लाख वोटर्स के लिए, जो 13% वोटर है उसको अपने इंटैक्ट करने के लिए। ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का आंसर। नंबर 2, हमारे जो मित्र बोल रहे थे, शायद ये बताना इस शो में इसलिए जरूरी है अमिताभ जी, क्योंकि भ्रम फैलाना बड़ा गलत होता है। इन्होंने बताया कि मणिपुर में दंगे हुए। देखिए मणिपुर में जो कम्युनिटी है, कुकी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन है, मैथिली कम्युनिटी जो है, जो ट्राइबल है वो हिंदू है, तो दोनों में संघर्ष हुआ और इमीडिएटली सरकार ने एक्शन लिया। कुलदीप सिंह को ये जानते होंगे, बहुत सशस्त्र अधिकारी रहे, उनको इमीडिएटली विदिन 48 आवर्स में एडवाइजर बना के भेजा गया, और जब पी दुग्गल है वहां के डीजीपी, उनकी पावर को कम कर दिया गया, और ये देख रहे हैं। और आपने देखा होगा 3 दिन से वहां पे शांति बनी हुई है, तो चीजों को थोड़ा सा अध्ययन करके आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं आता हूँ जेडीएस के ऊपर। देखिए ऐसा है
जेडीएस पिछले चुनाव में अच्छी खासी सीट पाई थी, नो डाउट। अगर आप इस समय के चुनाव का अमिताभ जी देखें तो हमें नहीं लग रहा कि कोई भी पार्टी बहुमत में आने वाली है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा तो कंफर्म पार कर रही है और कांग्रेस 100 के अंदर रह रही है। तो जेडीएस का मेरे कैलकुलेशन हिसाब से जो उनका देखिए वोका निंगा वोटर है वो तकरीबन 20 से 25, अगर वो 20 से 25 पा जाते हैं तो कहीं ना कहीं किंग मेकर बनने की भूमिका में तो ठीक बात आ जाते हैं। जी चंद्रेश जी, ये ठीक है, संजय आएंगे दोबारा। चंद्रेश जी, देवेगौड़ा जी की पार्टी पर आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक जानकारी जनता के सर्वजन हिताय दे दूं। अमिताभ जी, देवेगौड़ा जी के परिवार में बहुत सारे जांच के मामले चल रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज में, ये चीज भी हमको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक? चंद्रेश जी, ऐसी स्थिति दिख रही है कि भाई चलो 10 कम हो गए, पड़ गए, हाइपोथेटिकल बात हो रही, 13 से पहले यही हो सकता है, ठीक है? देवेगौड़ा जी के पास 15 हैं, तब क्या करिएगा? अमिताभ जी, हमने पहले ही कह दिया कि कर्नाटका में शिवोहम हो चुका है और जहां तक हमारी राजनीतिक स्थिति दिख रही है, कड़वी बात मैं बोलूं ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो। कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और ये बात जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है तो कितने हताश हैं, कितने निराश हैं। कर्नाटका के जो मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, नहीं, ये पीएफआई और बजरंग दल कर्नाटक का ही मुद्दा था ना, आप तभी तो लाए होंगे। असल में एक बयान आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, विकास के पिच पर वो रनिंग नहीं कर सकते, वो रन नहीं बना सकते, इसलिए वो चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने। चंद्रेश भाई, एक सवाल, एक मिनट 30 सेकंड सवाल सुन लो, फिर बोल देना, जवाब देना। मेरा एक बड़ा मासूम सवाल है, ये पीएफआई और बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे एक, और दूसरा उसके अगले दिन 24 घंटे बाद हम हर शहर में एक आंजनेय का मंदिर बनाएंगे। ये दोनों बयान विकास के मुद्दे हैं जिसके लिए प्रियंका जी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसको विकास बोलने लगे आजकल, पहले तो कुछ और बोलते थे, अब इसी को बोलने लगे विकास। मैं बता रहा हूँ, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है कि जब कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि बजरंग दल और या दूसरे कोई भी ऐसे संगठन जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरे हैं उसको बैन होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश की। कहीं लोगों की भावनाएं आहत न हो, राजनेता का ये कर्तव्य होता है तो जनमानस की भावनाओं विकास का ही मसला है ना, तो मंदिर बनाना। तो मैं बता रहा हूँ तो जनमानस की भावना में कोई गलत संदेश न दी जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुरंत ये बयान जारी किया गया कि बजरंग दल का बजरंग बली से कोई संबंध नहीं है और हम लोग भी बजरंग बली के भक्त हैं और जरूरत पड़ी तो भाई बजरंग बली के मंदिर बनाना, क्या हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में बजरंग बली के मंदिर हैं? नहीं, तो उसमें चंद्रेश जी अभी रुकना होगा, मैं लखेड़ा जी के पास चलूं उससे पहले एक बात चंद्रेश जी को इसके याद दिला दूं, तथ्य दुरुस्त रहे। डीके शिव कुमार ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में सुनिए, मेरी स्मृति बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई कंप्यूटर देखने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा हर जिले में आंजनेय स्वामी का मंदिर बनवाएगी सरकार। कितने मंदिर है इसी से कोई लेना देना नहीं। सतीश लखेड़ा जी, ये नया आविष्कार हुआ कर्नाटक के चुनाव में, पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाना भी विकास है और हर जिले में मंदिर बनाना भी विकास में शामिल हो गया। हम लोग अभी तक दूसरी चीजें विकास समझते थे, अब विकास की बल्दियत दूसरी आ गई, उसका दूसरा आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड नहीं, आवाज से आगे ये भी विकास में माना जाएगा, मंदिर निर्माण भी। अमिताभ जी, जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र जनभावनाओं की बात कर रहे हैं, काश ये जनभावना चाचा नेहरू के समय से, इंदिरा जी से, राजीव तक भगवान राम के मंदिर को होती, या आपातकाल लगाते समय आपने बहुत सारी जनभावनाएं आहत हुई, उन विषयों पे देखा होता। और 84 के दंगों में तो आपने माफी लंबे समय तक नहीं मांगी, तब भी जनभावनाएं आहत हुई। जनभावनाएं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक चंद्रेश जी, वो आपके, वो किसी के में नहीं बोले भाई, अभी रुकिए चंद्रेश जी, अभी रुकिए, केवल 36 लखेड़ा जी, मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोल पाए जी, आपात से बुरी स्थिति है, ठीक है, अभी केवल 36 लखेड़ा जी जी।
इसलिए जनभावना को लेकर ठीक है, धर्म के कार्य भी चलते, वो हमारे निजी आस्था का विषय है। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े मठ जितने बनाए हैं, जनता ने बनाए हैं, श्रद्धालुओं ने बनाए हैं, आस्थावादियों ने बनाए हैं, मगर जो विकास का एजेंडा था, जो आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने का, राहत देने का, हमने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, मगर जो सरकारी सहायताएं मिल रही है वो सभी धर्मों को मिल रही है, जो जरूरतमंद है सबको मिल रही है। तो संविधान के दायरे में सबका लाभ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मगर पूरा अध्ययन करके इन्होंने समझ लिया कि किस तरह पीएफआई का नाम लिए बिना पीएफआई को भी थोड़ा सा आक्षेप लगाए और बजरंग दल को भी किए। इन्हें याद होना चाहिए कि जब राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चली और लोगों ने कहा कि हमने श्रेय लिया, एक वर्ग को खुश करने के लिए कहा हमने राम भक्तों को मारा, जिस दौर में भगवान राम के आंदोलन को आगे बढ़ा नहीं सकते थे, बैठकें नहीं कर सकते थे, यात्रा नहीं कर सकते थे, तो भगवान राम का एक जो संगठन बना उस अभियान को लेकर के उन्होंने अपने को बजरंगी घोषित किया, हम बजरंग बली हैं, हम इस मंदिर को बनाएंगे, हम इस अभियान को चलाएंगे। उनको, उन लोगों को जो भारत माता की जय कहते हैं, उनको जोड़ रहे हैं आप देश के टुकड़े करने वाले पीएफआई से। तो इससे पता चलता कि कांग्रेस किस नैरेटिव पे इस आंदोलन को लेके गई, इस डिबेट को लेके गई और सोच समझ के लेके गई। और अब तो कह रहे मेरी हत्या करा रहे खड़गे साहब, रोज नए ड्रामे करके नया विवाद लाना चाहते हैं। ठीक सतीश भाई, लोग समझ जी अमिताभ तिवारी, एक उदाहरण में सामने रखता वही प्रश्न है कि एक आदमी ने, वो हिंदू है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सीन है, क्रिएट करता ताकि समझ जाए जनता, एक हिंदू ने सोमवार को इस्लाम ग्रहण कर लिया, क्या प्रतिक्रिया देखी कि मामला गड़बड़ा है, मंगल को फिर हिंदू हो गया। मेरी सामान्य बुद्धि कहती वो हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन खो देगा, दोनों का भरोसा खो देगा। नहीं, सोमवार को कांग्रेस ने कहा पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन कर देंगे, ये बवाली है, देश तोड़ने वाले बातें करते हैं बजरंग दल वाले लोग, ठीक। अगले दिन जब उसकी प्रतिक्रिया देखी तो बोले आंजनेय स्वामी के लिए स्किल डेवलपमेंट, उनके नाम से स्कीम चलाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, हर शहर में मंदिर बनवाएंगे और सब कुछ आंजनेय के नाम पर कर देंगे। तो ये तो फिर दोनों चीजें एक साथ ऐसी, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इतनी तेजी से रंग बदलने वालों को स्वीकार कर पाए, कुछ तो टाइम लेते। तिवारी, अब यहाँ पे कांग्रेस तो क्लियरली बैकफुट पे तो आ गई है, ये तो क्लियर है, दिख रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उन्हें ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है अपने मैनिफेस्टो में, और हम हर जगह हनुमान जी का एक मंदिर बनाएंगे। तो बैकफुट पे तो आ गई कांग्रेस। अब बात वही है कि किस तरह से आपने एक टाइट कैंपेन इतने दिनों से किया है, और इस तरह से फ्लिप फ्लॉप अगर आप करते तो क्या आपको जनता का विश्वास हासिल होगा? क्योंकि जनता से आप वोट मांग रहे हैं एक राज्य को चलाने के लिए, उस समय पे जब पूरे देश में सिर्फ 3 ही राज्य में आपकी सरकार बची है, और उसमें से 2 राज्य जो है उनका चुनाव अभी होने वाला है, नवंबर दिसंबर में जाकर के वो दोबारा चुने जाने वाले हैं। तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक जो क्रेडिबिलिटी इशू है, और ये जो चुनाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बीजेपी अगर मान लेते हैं, हार भी जाती है, अगर कुछ ओपिनियन पोल्स को मान लेते हैं, तो उसके सेहत पे उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। लेकिन अगर कांग्रेस ये चुनाव नहीं जीत पाती है तो उसको एक झटका लगता है। ये जो ऑपोजिशन टॉक्स की बात जो आप कह रहे थे कि पटना में एक मीटिंग होने वाली है, वहां पर कांग्रेस क्या इस ऑपोजिशन को लीड करेगा या नहीं करेगा, वो भी कहीं ना कहीं कर्नाटक के इस रिजल्ट से पता चलेगा। और जहां पे क्लोज कॉन्टेस्ट है, जहां पे पिछले 4 चुनाव में 3 हंग वर्डिक्ट आई है, तो वहां पे इस टाइप का, मैं तो इसको ब्लंडर कहूंगा, एक तरह से ब्लंडर है, जीता जीता है चुनाव अगर आप जी तरह से हार जाते हैं, तो ये एक मुख्य कारण होगा जी। अगर संदेश भाई आ रहे हैं, मार्क नहीं क्रॉस कर पाती। जी